सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा पाठ है पुस्तक वितान से डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका हैं एन फ्रैंक। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। यहूदियों ने इस मध्य तरह तरह के कष्ट सहे, गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की, शारीरिक मानसिक यंत्रणा सही, भूख गरीबी और बीमारी देखी, ढोर डंगरों जैसा अमानवीय जीवन जिया। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर और फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट पर उतार दिया। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छुपे रहते हैं और इसी छुपने की अवस्था को एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में उतारा है। एन फ्रैंक की डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। सन 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और उसके बाद इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया। जो यहूदी परिवार थे 2, उसमें एक एन का परिवार था और दूसरा उनके पिताजी के बिजनेस पार्टनर का परिवार था। अज्ञातवास में 8 सदस्य रहे। एन उन सब में कम उम्र की किशोरी थी। उसकी उस समय आयु ऐसी है जब भावनाओं का वेग बहुत अधिक होता है। उसे किसी के साथ बातें करने की इच्छा होगी, लेकिन क्योंकि सब घर में बड़े थे, उसकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं था। उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कि उसकी भावनाओं को समझे, किंतु भूमिगत आवास के कारण बाहर निकलना संभव नहीं था। इन 8 सदस्यों की बातचीत के विषय ऐसे होते हैं जिनको वो हजारों बार सुन चुकी है। मिस्टर डसेल, मिसेस वान दान प्राय उस पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। मम्मी उसे उपदेश की घुट्टी पिलाती है। ऐसे में एन करे तो क्या करे? विवश होकर वह अपनी गुड़िया किट्टी से बतियाने लगती है। ये वही गुड़िया है जो उसको उसके बर्थडे पर मिली थी और उसकी यह बातचीत ही डायरी के पन्ने बन गए हैं। डायरी के पन्ने वे चिट्ठियां हैं जो कि एन ने अपनी गुड़िया को लिखी थी। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिपिबद्ध किया है। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये 8 लोग पकड़ लिए गए। 8 लोग यानी फ्रैंक का परिवार, जिसमें उसके माता पिता, 13 वर्षीय एन, उसकी बड़ी बहन मार्गरेट, दूसरे थे वान दंपति, पति पत्नी, उनका 16 साल का बेटा पीटर और 8वें व्यक्ति थे मिस्टर डसेल। जब किसी की सूचना पर ये 8 व्यक्ति पकड़े गए तो उस समय जो है सौभाग्य से ये डायरी पुलिस के हाथों नहीं लगी। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता ऑटो फ्रैंक ने इसे 1947 में प्रकाशित कराया। यह वही डायरी है जो कि अच्छे दिनों में उसे जन्मदिन में उपहार पर मिली थी और इस डायरी में अपनी छोटी सी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए उसने अपने पत्र लिखे हैं। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी तो है इन पन्नों में। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए
जुल्मों का जीवंत दस्तावेज है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने का प्रारंभ एन ने बुधवार 8 जुलाई 1942 से प्रारंभ किया है। एन ने अपनी सबसे पहले पन्ने में अपनी डायरी को संबोधित करते हुए लिखा है कि रविवार का दिन उनके लिए बहुत ही उथल पुथल का दिन था। ऐसे लगने लगा कि जैसे कि सारी दुनिया जो है उलट पुलट गई है। और उथल पुथल इसलिए था क्योंकि हर एक के ऊपर यह दिन बहुत भारी पड़ रहा था। और उस दिन मार्गरेट को, जो उसकी बहन थी, मार्गरेट को ASS से बुलावा आ गया, जिसके कारण वह जल्दी ही इस स्थान को छोड़कर जाने वाले थे। मार्गरेट के जाने के डर से वे सभी डर गए, क्योंकि उसे यातना शिविर में ले जाया जाना था। पहले उन्होंने सोचा था कि हम 16 जुलाई को जो है यहाँ से जाएंगे, पर अब वे जल्दी ही जा रहे थे। वे 7 लोग थे। एन के माता पिता, उसकी बहन मार्गरेट, मिस्टर वानदान की पत्नी, उनका बेटा और बाद में मिस्टर डेसेल, 8 लोग ये लोग जुड़ गए जा रहे थे अज्ञातवास। और उनसे कहा गया कि जिसके पास जो सामान है, अपनी अपनी ज़रूरत का सामान जो है रख लो, ताकि ये सामान कभी भी काम आ सकता है। एन ने यही लिखा है कि ये समय जब हम गुप्तवास में जाने की तैयारी कर रहे थे, सबसे कठिन समय था। और कहते हैं अपने थैले में मैंने बड़ी अजीबोगरीब जल्दीबाजी में सभी कुछ भरने की कोशिश करी, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी उसमें रखी डायरी, क्योंकि वो कहती कि मेरे को पोशाकों की तुलना में डायरी सबसे ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण थी। और एन व वानदान के परिवार वाले गुप्तवास की व्यवस्था करते हैं। तो बाद में उसने ये बताया है कि जब वो हम जा रहे थे तो हमने जो है अपने एक वहीं पर जो किराएदार थे उनको एक उनके लिए छोटा सा एक स्लिप छोड़ दिया गया था। कि स्लिप में हमने लिखा था जो उनकी एक बिल्ली थी मिएप, तो मूर्तजे उनकी जो बिल्ली थी उसको पड़ोसी को दे दिया जाए। और एन कहती है कि आज का ये दिन हमारे घर में हमारा जो है आखिरी दिन था, या आज अपने घर में ये हमारी आखिरी रात थी। अब अगला पन्ना एन ने लिखा गुरुवार 9 जुलाई 1942। अब वो फिर संबोधित करती हैं प्यारी किटी। और प्यारी किटी के साथ जो है वो अपनी जो गुड़िया है उसको संबोधित करती हुई कहती हैं कि सभी सुबह सुबह अपने छुपने की जगह की ओर निकल पड़े। उन्होंने एक पीला सितारा, सभी ने अपने ऊपर एक पीला सितारा लगा रखा था। और पीला सितारा जो है उस समय यहूदियों की पहचान के लिए लगाना पड़ता था। जब वे एक बिल्डिंग के सामने पहुंचे, जो एक बड़ी सी इमारत थी, उसके सामने जब वो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह इमारत तो उसके पिताजी का ऑफिस है और यहीं उन लोगों को छुपना है। उसके पिताजी के ऑफिस में ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीनमैन, मिएप तथा एक टाइपिस्ट वहाँ पर थे, क्योंकि इन्हें पता था एन अपने परिवार के साथ यहाँ आ रही है। अपने द्वारा लिखे गए इस पृष्ठ में उसने इस इमारत की जो है थोड़ी बहुत जानकारी दी है कि इमारत में किस जगह पर क्या है और सीढ़ियाँ किस तरफ जाती हैं। ये सारी जानकारी उसने दी है। उसने बताया कि यह भवन गोदाम तथा भंडारण के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च आदि पीसे जाते थे। एन ने यहाँ इमारत के बारे में ये जानकारी दी है कि यहाँ यह एक ऑफिस की बिल्डिंग है, यहाँ गोदाम है तथा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचने का एक द्वार है जिसके शीशे की खिड़की पर काला शीशा लगा है। फिर उसने अपने छुपने की जगह के बारे में बताया कि यह एक दरवाजे के पीछे के कमरे हैं। यहाँ पर मिस्टर वानदान तथा एन का परिवार रहने वाला था। इस इमारत को एन ने अपना नया गरीब खाना बताया। अब वो किट्टी को कहती हैं कि हमारा नया गरीब खाना है, और साथ ही कहती हैं कि मैंने साथ साथ तुम्हें अपनी इमारत की सैर करवा दी।
अब एन ने अगला पृष्ठ लिखा 10 जुलाई 1942 और फिर उसे संबोधित किया मेरी प्यारी किट्टी। साथ ही उसने कहा मैंने घर के लंबे चौड़े बखान से हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे आने वाले पत्रों से और मैं तुम्हें बताती रहूँगी। इस दिन एन ने अपना पत्र लिखा और बताया कि उन्होंने सारा दिन जो है घर की सफाई करी, क्योंकि घर अंदर से बहुत गंदा हो रखा था। हम पैकेजिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे और सारा सामान जो है ठिकाने लगाते रहे और आखिर हम सब थक कर चूर हो गए और अपने अपने बिस्तर पर पड़ गए। वे कहती हैं कि बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत भी नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है या परिवर्तन आ चुका है। अब वो कहते हैं अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। और इसी के साथ पत्र समाप्त करती हैं तुम्हारी एन। अगला पत्र एन ने लिखा 28 नवंबर शनिवार का दिन था 1942 को। अब यहाँ पर एन लिखती हैं कि इन दिनों उन्होंने बिजली और राशन की खपत कुछ ज़्यादा ही कर ली है। बिजली की खपत ज़्यादा कर ली और अपने राशन से ज़्यादा वो बिजली खर्च कर चुके हैं। अब वो आगे कहते हैं कि अब उन्हें जो है और किफ़ायत के साथ बिजली खर्च करनी पड़ेगी ताकि कट ना लगे, क्योंकि 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। अब ऐसे समय पर वो कहती हैं कि हम पढ़ नहीं पाते तो हम कुछ ऊल जलूल हरकतें करते हैं। पढ़ नहीं सकते, उल जलूल हरकतें करते वक्त गुजारते। दिन में हम कमरों के पर्दे नहीं हटा सकते, अंधेरा होने पर वो पर्दे हटाकर दूरबीन लगाकर आसपास के घरों में जिनमें रोशनी थी उनमें वो झांका करती थी। वो बताती कि पड़ोस का एक परिवार है, वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ एक परिवार डिनर कर रहा है, कोई फिल्म बना रहा है और एक दंत चिकित्सक हैं जो कि अपने काम में लगे हुए हैं। और इस तरीके से वो क्या करती, अपना टाइम जो है पास करने की कोशिश करती। यहाँ पर उन्होंने डसेल के बारे में भी बताया कि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। मिस्टर डसेल जो थे बच्चों को प्यार करते थे। उनके भाषण सुनकर, वो बोलते बहुत थे तो कह रहे उनके भाषण सुनकर मैं बोर हो जाती थी। वो उनकी अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती थी। लेकिन सबसे बड़ी जो गलत बात थी मिस्टर डसेल की कि वो चुगलखोर थे। कहते कि मेरी छोटी छोटी बातों की वो पूरी जो है चुगली मम्मी को बताते थे या फिर मेरी रिपोर्ट करते थे। तो कहते कि होता क्या था कि मम्मी के इसके बदले मुझे उपदेश सुनने पड़ते थे और उसके बाद वो कहते कि माँ के द्वारा हर समय डांटा फटकारा दुत्कारा जाना एक तरह से आसान नहीं होता। वो अपनी डायरी में बताती हैं कि बार बार कमियां किसी की गिनाना उसको अच्छा नहीं लगता था। रात को जब वो बिस्तर में लेटती थी तो अपनी कमियों और कार्यों के बारे में सोचती थी तो उसे हंसी और रोना दोनों ही आते थे और वो अपने आप को बदलने की कोशिश करती। डायरी में देख के लगता है कि वो अपनी उम्र से अधिक समझदार तथा भावुक लड़की थी। और उसके बाद कहती हैं कि एन जो है अगला पृष्ठ लिखती हैं अपनी शुक्रवार 19 मार्च 1943। फिर संबोधित करती हैं मेरी प्यारी किट्टी। अब यहाँ पर एन बताती हैं कि तुर्की जो है इंग्लैंड के पक्ष में आ गया और हुआ क्या था, वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ था और वहाँ के केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि टर्की जल्द ही तटस्थता छोड़ देगा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। इससे कालाबाजारी को झटका लगेगा, साथ ही भूमिगत लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वे इन नोटों के लिए सबूत नहीं दे सकते थे। गेज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट थे जिन्हें आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर की अदायगी में निपटा दिया है। और इस तरीके से वो आगे बताती हैं
कि मिस्टर डसेल को कहीं से पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है और वो उनसे अपने दांतों का पूरा चेकअप कराएंगी। यहाँ पर उसने एक जो हिटलर की सैनिकों के साथ बातचीत है उसके बारे में उसने बताया है कि घायल सैनिक जो है उस समय हिटलर के साथ बातचीत कर रहे थे और रेडियो पर वो सुन रही थी। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस करते हैं। एन को यहाँ पर लगता था कि घायल सैनिक जो भी बात कर रहे हैं जैसे वो बातें उन्हें पहले से सिखाई गई हैं, और जब उसको ये लगता है कि वो जो है रटा रटाया पाठ बोल रहे हैं और इसके अलावा वो एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं बोलते। आगे वो बताती हैं कि मुझसे डसेल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया और साबुन गायब हो गया। मतलब कि उन दिनों पर एक साबुन का खोना भी उसको बहुत बड़ा अभाव लगता था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको किस तरीके से अपने आप को बांध के रखना पड़ता कि हमारी ये चीज़ भी बहुत ही अमूल्य होती उनके लिए, हर चीज़। ये पृष्ठ एन ने यहीं पर समाप्त किया। अगला पृष्ठ उन्होंने शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को लिखा और इसी तरीके से प्रारंभ किया, मेरी प्यारी किटी। अपने इस पृष्ठ में एन ने बताया कि पिछले कुछ सप्ताहों से उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है और वो अपनी यहाँ पर रुचियों के बारे में बताती है। वह मेहनत से स्कूल का काम करती है जो उसको काम मिला गया है। वह रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस समझती है और रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में वक्त गुजारती है। मिस्टर कुगलर उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर की पत्रिका लाते हैं, जबकि परिवार वालों को ये पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि ये पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। बेब शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने की बात बताती है। मतलब बेब ने रविवार को जाना है तो शनिवार को ही वो उसे फिल्म के मुख्य नायक और नायिकाओं के नाम और समीक्षाएं बता दिया करती थी। मम्मी कहती थी कि उसे सब याद है, इसलिए अब फिल्म देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसने तो सब कुछ पहले ही सुन लिया है। अंत में एन बताती कि जब वो नए तरीके का हेयर स्टाइल बनाकर सबके सामने आती तो सभी जो है उसको कहते कि वो जो है किसी न किसी स्टार की नकल कर रही है और उसका मजाक बनाते, जिससे कि एन का मन दुखी हो जाता। वो अपना हेयर स्टाइल बिगाड़ देती। ऐसा लगता था कि उसे घर में सबसे उपेक्षा ही मिल रही है और सराहना उसकी कोई भी नहीं करता। वह जो भी काम करती है उसको कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता कि तुम किसी न किसी को कॉपी कर रही हो। इस तरीके से उसकी मेहनत को या उसके काम को या उसकी क्रिएटिविटी को कोई भी नहीं सराहता। अब जो है उसके बाद बुधवार 28 जनवरी 1944, एक नया दिन, नया पत्र, और फिर से वो अपनी किट्टी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि क्या तुमने अपने आप को कभी समझा है। यानी कि वो कह रही कि क्या तुमने अपने आप को बिल्कुल गाय समझा है। जैसे गाय क्या करती है कि खाना खाती है और दिन भर जुगाली करती रहती है, और वो कहती कि ठीक ऐसे ही मेरी बासी खबरें तुम्हें बार बार चबानी पड़ती हैं, इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि शायद एन कुछ नया समाचार दे दे। तो कहते कि ठीक है, यहाँ पर से नया समाचार क्या होगा। अज्ञातवास, एक सीमित स्थान, सीमित लोग और उन्हीं के साथ सारा दिन रहना, उन्हीं के बारे में सुनना, उन्हीं के बारे में समझना। और यहाँ पर वो कहते कि तुम्हें मेरी बातें जो है नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी। और ऐसा देख के इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि इस समय जो है एन बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग की उधेड़-बुन में लगी हुई है। अब क्या था कि प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेस वानदान के बचपन की कहानियाँ सुनने को मिलती थी। उसके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते थे। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले वो कह रहे हैं कि हमें उसकी पंच लाइनें पहले ही पता होती थी, क्योंकि यहाँ कुछ भी ताज़ा सुनने के लिए और ताज़ा सुनाने के लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था।
और एन बताती है कि यहाँ पर परेशान हो रही है, लेकिन परेशानी बताई भी नहीं जा सकती क्योंकि वो तो बाहर ही नहीं निकल सकते। एन ने यहाँ पर बताया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अज्ञातवास में उनकी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर एन जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब वो अपने हालात से बहुत ज़्यादा ऊब चुकी है। यहाँ वो बताती है कि सब लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, इन सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह से कि हम लोग जो है कुछ ऐसा ना करें जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि हम यहाँ पर हैं। अब ये पृष्ठ एन यहीं पर समाप्त करती है। बुधवार 29 मार्च 1944 फिर से एक नया पृष्ठ, नई बात एन की यहाँ पर प्रारंभ होती है ठीक उसी तरीके से, मेरी प्यारी किट्टी। अब यहाँ पर एन जो है कैबिनेट मिनिस्टर बोल्के स्टीव के भाषण के बारे में उसने थोड़ा सा लिखा है। बोल्के स्टीव जो है लंदन से डच प्रसारण में उन्होंने बताया था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर उसको लगने लगा कि उसके बाद जैसे ही उन्होंने सुना हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा और कहते थे कि अब जो है एन की डायरी को छपवाया जाएगा। अब वो कह रहे कि ठीक है। उसके बाद से मैंने भी अपनी डायरी में बहुत कुछ गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि जो भी मैं लिखूंगी शायद वो कभी ना कभी दस्तावेज बन जाएगा। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोगों की जानने के लिए क्योंकि बहुत ही उत्सुक होंगे कि उस समय कैसे होता था, बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती थी। और वो कह रहे कि पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना ने 350 विमानों ने 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनका घर जो है घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। वो कह रही कि किटी ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि लोगों को यहाँ पर हम लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। यहाँ चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग अपना 5 मिनट के लिए भी अपना घर खाली नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी चोरियां कर रहे थे और आर्थिक स्थिति जो है उस समय बहुत ही खराब हो गई थी। कह रही कि यहाँ पर सब भूखे हैं, एक हफ्ते का राशन 2 दिन नहीं चल पाता, बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल हैं, फटे पुराने कपड़े और जूतों से काम चलाना पड़ रहा है, सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, खाद्य कार्यालय, पुलिस या तो सभी नागरिक जो है मदद कर रहे हैं या उन पर आरोप लगाकर जेल भेज दिया जा रहा है। वो बताती हैं कि अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो डच लोगों की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर एन यही बताती है कि अगर किसी को पता चल जाता कि कोई उनकी मदद कर रहा है तो उनको आरोप लगाकर या किसी न किसी तरीके से जेल भेज दिया जाता है। तो कहते हैं सौभाग्य से कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। और इसी तरीके से पत्र वो समाप्त करती है तुम्हारी एन। अगला पत्र मंगलवार 11 अप्रैल 1944। एन बताती हैं कि हम लोग शुक्रवार शनिवार का दिन जो है मोनोपोली गेम खेलते रहे और साथ ही साथ जो है उसके बाद शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी शुरू हुई। रविवार की दोपहर के समय पीटर उसके पास आया। पीटर को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वह पीटर को अपना बॉयफ्रेंड समझती थी लेकिन वह उसको एक सिर्फ फ्रेंड समझता था। उसे पीटर से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। और उसी रात उनके घर में जो है कुछ आवाज़ सी आई। ऐसे लगने लगा कि नीचे सेंध कोई आ गए हैं। उनको ये लगने लगा कि शायद पुलिस को उनके गुप्त आवाज़ का पता चल गया है और पुलिस जो है उनको यहाँ से निकालने आई है। लेकिन जब नीचे जाके पता चला तो ये एक सेंधमारी की घटना थी और गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने इन सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया था क्योंकि जब तक उन्हें पता नहीं था कि ये कौन आ रहा है क्या है तो तब तक वो सभी जो है डरते रहे। और डर जो था इनके चेहरों मतलब कि वो कहती है कि डर जो है हमें अंदर तक हिला गया था। अब अगला पृष्ठ है उसका मंगलवार 13 जून 1944।
आज एन ने बताया कि उसका जन्मदिन हो गया है और उसको मतलब बहुत सारे उपहार मिले हैं, और वो अपने उपहारों के बारे में बताती हैं कि साथ ही कहती हैं कि अब मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ, 15 साल की हो गई हूँ। मुझे उपहार क्या मिले? स्प्रिंगल की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मीएब की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने वाले के लिए कॉपियों, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब, तथा क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस। और पीटर ने उसको पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। वो कहती है कि बेचारे को उपहार जुटाने में खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन और इससे ज़्यादा वो कुछ और जुटा नहीं पाया। अब यहाँ पर एन उस समय के कुछ मौसम के बारे में बताती है कि बेहद ख़राब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं, उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से उन पर जारी हो रहे थे। एन यहाँ पर बताती हैं कि अपने मन की बात करते हुए कहती हैं कि वो अपनी कमज़ोरी जानती हैं तथा खुद को बदलना चाहती हैं। लोग उसको अक्खर समझते हैं। मिस्टर वानदान और डसेल जैसे जड़ बुद्धि उस पर स्वयं आरोप लगाते रहते हैं। मिस्टर वानदान उसे अक्खर समझती हैं क्योंकि वो उससे भी अधिक अक्खर हैं। वो स्वयं को अधिक धिक्कारती है और हमेशा से ही अपनी माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में सोचती है। एन कहती है कि उसकी भावनाओं को यहाँ कोई नहीं समझता और अब उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उसकी भावनाओं को गंभीरता से समझे। यहाँ पर एन ने थोड़ा सा बताया कि वो पीटर के बारे में, पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है, लेकिन एन उसकी दीवानी है, उसके लिए वो तड़पती है। वो कहती कि पीटर अच्छा और भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक तथा खाने संबंधी बातों से वो नफरत करती है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है कभी ना झगड़ने का वायदा भी किया है। वह अब क्या है कि वो कहती शांतिप्रिय, सहनशील और एक सहज आत्मी व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है और कोशिश करता है अपने कामों में सलीका लाए और अपने ऊपर आरोप ना लगने दे। परंतु एन को सबसे बुरी बात उसकी लगती है कि वो घुन्ना है। वो अपनी बात जो है किसी से शेयर नहीं करता, जबकि एन और वो दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं। अब क्या है कि एन जो है काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली। अब उसकी इच्छा है कि वो थोड़ा सा प्रकृति को देखे, प्रकृति को निहारना चाहती है। तो वो कहती है कि एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसे चांद देखने की इच्छा की, परंतु चांदनी अधिक होने के कारण वो खिड़की नहीं खोल सकती थी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं और बादलों की लुका छुपी को उसने देखा। यह अवसर उसे 1.5 साल बाद देखने के लिए मिला था। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल तथा जेलों में बंद लोग तरसते थे, वही हालत उनकी थी, क्योंकि अज्ञातवास में वो लोग भी प्रकृति के सौंदर्य को नहीं निहार सकते थे। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति और आशा मिलती है। प्रकृति की शांति को वो रामबाण दवा बताती है, क्योंकि यह उसे विनम्रता प्रदान करती है। यहाँ पर एन ने पुरुषों और स्त्रियों के अधिकारों के बारे में बताया है। उसको लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया है, और साथ ही साथ वो बताती हैं कि स्त्री अब जो है समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने उनको बराबरी का हक दे दिया है और आज की आधुनिक नारी जो है सभी के साथ पूरी पूरी बराबरी चाहती है। एन ने भी यहाँ पर यही कहा है कि औरतों को भी पुरुषों की तरह पूरा सम्मान मिलना चाहिए।
और इसके लिए वह कहती हैं कि एक स्त्री को एक सैनिक के समान दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यातना से गुजरना पड़ता है और ठीक उससे कहीं अधिक तकलीफ जो है एक बच्चा पैदा करते समय एक औरत को सहनी पड़ती है। कहते कि बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है, लेकिन मानव जाति की निरंतरता भी तो एक स्त्री या औरत से ही है। वह सैनिकों से ज़्यादा मेहनत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें जो हैं बच्चे पैदा करने बंद कर दें, लेकिन वो कहती है कि ठीक है, उनको सम्मान मिलेगा तो जिसका वो हकदार हैं, ये सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। कहते कि प्रकृति यह कार्य चाहती है और यह कार्य करते रहना चाहिए। शायद इसकी हिम्मत और शक्ति उन्होंने औरतों को ही दी है। यहाँ पर एन उन व्यक्तियों की बहुत बुराई करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहती है कि पुरुषों को यह बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों के द्वारा झेले जाने वाली तकलीफों से भी कभी नहीं गुजरना पड़ेगा। एन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह जो मान्यता है वह बदल चुकी होगी और औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी और साथ ही साथ उनको सम्मान भी मिलेगा। और जो औरतें तकलीफ सहती हैं और उनको इन तकलीफ के बदले में पूरा सम्मान मिलेगा, वे सब औरतें जो एक उफ किए बिना, एक लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ सहती हैं। तो जो है अपने पत्र की समाप्ति एन ने इसी उम्मीद के साथ की है कि शायद औरतों को इस तकलीफ, इस संघर्ष के बदले पूरा सम्मान मिलेगा। एन एक यहूदी बालिका है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सारे अत्याचार जो है वो बर्दाश्त किए, उन्हें भूमिगत होकर रहना पड़ा। एन भी छिप छिप कर रहने वाले अभागे लोगों में से एक थी और उसने अपने इस दुख दर्द जो कि उसने इस अज्ञातवास में झेला था, अपनी डायरी में शब्द दर शब्द व्यक्त किया है। और वही डायरी जो है एक अंत में जाकर एक दस्तावेज बन गई और संसार भर में प्रसिद्ध हो गई। इस डायरी में लाखों लाखों यहूदियों पर ढाए गए अत्याचारों की एक सच्ची गाथा है और अंत में यही डायरी बन जाती है एक लड़की की कहानी या डायरी ऑफ अ यंग गर्ल या डायरी के पन्नों से। बच्चों, उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।